डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्राशन दाब के नियम। प्राशन दाब क्या होता है? कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन होने से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे प्राशन दाब कहते हैं। सीधी सी बात है। 1885 में वॉन हॉफ ने विलयनों के लिए सॉल्यूशंस के लिए प्राशन दाब के नियमों की व्याख्या की। वॉन हॉफ ने सबसे पहले सॉल्यूशंस के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज हैं उनको बताया। उसने देखा कि विलयन तथा गैस के अणुओं में अनेक समानताएं हैं। देयर आर वेरियस सिमिलरिटीज बिटवीन सॉल्यूशन एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, वॉन हॉफ का विलयन सिद्धांत, वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस। वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें कई पार्ट्स हैं। जिस तरीके से गैसियस थ्योरीज दी गई है, गैस के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं, बॉल का नियम, चार्ल्स का नियम, उन्हीं के नियम को एक्सप्लेन करते हुए वॉन हॉफ ने अपना उन्हीं नियम्स को सॉल्यूशन पे अप्लाई किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉन हॉफ बॉयल का नियम। जिस प्रकार गैस के अणुओं का इसके पात्र की दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है। आपने फर्स्ट ईयर में गैस का पाठ पढ़ा होगा। हम ये कहते हैं कि गैस के अणु जब पात्र कंटेनर जिसमें गैस रखी हुई की दीवारों से टकराती है तो वहाँ पे दाब उत्पन्न करती है। उसी प्रकार विलयन का परासरण दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में उपस्थित विलय अणुओं के टकराने पर उत्पन्न होता है। क्या बताया? विलयन का जो परासरण दाब उत्पन्न होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में उपस्थित जो विलय के अणु होते हैं, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, उनके टकराने से उत्पन्न होता है, जो विलयन की सांद्रता के समान होता है। फिर रिपीट करते हैं। विलयन का परासरण दाब, जो सॉल्यूशन अपन लिया उसका परासरण दाब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी रहती है। उस अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में जो उपस्थित सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उस पर टकराते हैं, उससे दाब उत्पन्न होता है, और जो दाब उत्पन्न होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। कंपेयर कर दिया गैस के साथ। इससे वॉन हॉफ ने ये परिणाम निकाला कि स्थिर ताप पर, जब हम कोई भी डेफिनेशन देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, हम स्थिर ताप की बात करते हैं, क्योंकि ताप जब चेंज करते हैं तो और प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्राशन दाब। ये सारे नियम तनु विलयन पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंसनट्रेट सॉल्यूशन होते हैं, उसमें जो सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन होती है उसका पूरा पार्ट एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, जो पार्ट एक्टिव होता है उसको एक्टिविटी कहते हैं। और जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर लेते हैं, काफ़ी डाइल्यूट कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं, उनकी एक्टिविटी कंसनट्रेशन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलय अणुओं की संख्या या विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो परासरण दाब है वो विलय अणुओं की संख्या, सोल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विलय अणुओं की संख्या या विलय की सांद्रता के समानुपाती। विलय अणुओं की संख्या ले लो तो सांद्रता ले लो, आपस में रिलेटेड होती हैं। जितनी ज़्यादा संख्या होगी सांद्रता भी ज़्यादा होगी। परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, एंड पाई डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अपन पहले ये भी लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, फिर सी को इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो नीचे आ गया, तो पाई डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पाई परासरण दाब तथा सी विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। यहाँ पाई क्या है? परासरण दाब है, तथा सी विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। ओके,
इसी प्रकार हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1/V, पता है क्या, सांद्रता 1/V, जहाँ V लीटर में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल विलेय उपस्थित है। 1 ग्राम मोल घुले हुए जो वॉल्यूम होता है, जितने लीटर में या जितने वॉल्यूम में 1 ग्राम मोल घुला हुआ है, सांद्रता उसकी अपोजिट होती है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सांद्रता कम, वॉल्यूम कम होगा तो सांद्रता ज़्यादा होगा। आपको पता है जैसे 1 लीटर है, वॉल्यूम V अपने 1 लीटर लिया, 1 लीटर में 1 ग्राम मोल डाल रखा है, और यदि अपने उसकी जगह वॉल्यूम को 2 लीटर कर दिया और उसमें भी 1 ग्राम मोल डाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 में की सांद्रता कम हो जाएगी ना। तो C इक्वल टू 1/V। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या हम ये कह सकते हैं पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कोई वही चीज़ है। मतलब पाई जो है प्राशन दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। हमने क्या कहा ऊपर, सांद्रता के समानुपाती होता है तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पाई इज इक्वल टू K इंटू 1/V, K अपने कॉन्स्टेंट ले लिया। अब यहाँ से V जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो पाई और V मल्टीप्लाई करेंगे, पाई V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऊपर अपन ने क्या बताया, पाई डिवाइडेड बाई C इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या पाई V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम थिंग। अतः स्थिर ताप पर तनु विलयनों की प्रासरण दाब उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। क्या बताया इसने कि स्थिर ताप पर तनु विलयनों की प्रासरण दाब तथा उसके आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। ये गैसों के बॉयल नियम के अनुरूप है। गैसों के बॉयल का जो नियम है वो भी तो यही है। अतः तनु विलयन को वांट ऑफ बॉयल का नियम कहलाता है। उसी से कंपेयर करके निकाले थे, तो बॉयल का नाम दिया गया है इसमें। इसमें बर्कले और हार्टले फेमस विधि है जो प्राशन दाब को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें गुणनफल पाई V की स्थिरता से नियम स्पष्ट हो जाता है। इसमें जो भी है ये वैल्यूज हैं, ये एग्जाम के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर करने के हिसाब से पढ़ते हो तो पढ़ लो। इसके बाद है वांट ऑफ चार्ल्स का नियम, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, जैसे उसमें भी चार्ल्स लॉ था, गैस का चार्ल्स नियम। तो दाब ताप वांट ऑफ नियम, प्रेशर टेम्परेचर वांट ऑफ नियम। यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करें। डाइल्यूट सोल्यूशन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं। फिर वही बात रिपीट करनी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए विलयन के प्राशन दाब पर ताप का प्रभाव गैस के दाब पर ताप के प्रभाव के समान होता है। यदि विलयन की सांद्रता या विलेय अणुओं की संख्या को स्थिर रखकर ताप बढ़ाया जाए, अपने विलेय की सांद्रता ले ली कांस्टेंट, या विलेय के अणुओं की संख्या को स्थिर, बात एक ही है, सांद्रता स्थिर कर दी तो विलेय के अणुओं की संख्या स्थिर हो गई ना, उसका ताप बढ़ाते हैं तो विलयन में विलेय अणुओं का वेग, विलयन में विलेय अणुओं का वेग बढ़ने के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली पर अधिक गति से टकराने का प्राशन दाब। ताप का प्रभाव गैस के दाब पर ताप के प्रभाव के समान होता है। ओके, यदि विलयन में सांद्रता को स्थिर कर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलय अणु का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा प्राशन दाब बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जैसे गैसीय अणु पे अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं तो उससे दाब बढ़ता है, तो यहाँ पे वो वर्ड जो है प्राशन दाब के रूप में होगा। अर्थात अणुओं की झिल्ली पर टक्कर ताप के समान होती है। ताप जितना ज़्यादा होगा टक्कर उतनी ज़्यादा करेंगे तो प्राशन दाब उतना ही ज़्यादा उतना होगा। इसमें प्राशन दाब और ताप समानुपाती हो गए। अतः अणुओं की झिल्ली पर टक्कर ताप के समानुपाती। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर सांद्रता, यहाँ पे अपन ने वर्ड क्या लिया स्थिर सांद्रता, पिछले में क्या लिया स्थिर ताप, क्योंकि वहाँ में हम सांद्रता की बात कर रहे थे, सांद्रता और दाब में रिलेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे हम ताप और दाब में निकालते हैं तो एक चीज़ को स्थिर रखते हैं, स्थिर सांद्रता कर दी वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्राशन दाब परम ताप के समानुपाती होता है। ओके, सांद्रता C और आयतन V एक दूसरे से संबंधित, अपने को पता है। सांद्रता स्थिर तो आयतन भी स्थिर हो गया, विलयन के आयतन में वृद्धि नगण्य में हो जाएगी, नेग्लिजिबल। अतः स्थिर आयतन पर तनु विलयन का प्राशन दाब इसके परम ताप के समान करते हैं, ये भी कह सकते हैं ना। जैसे अपने ऊपर लिखा था C इक्वल टू 1/V, तो V के साथ C बदलता है, C को अपन ने स्थिर कर दिया, सांद्रता को स्थिर कर दिया तो दाब भी स्थिर रहेगा। अतः इस तरह तनु विलयन का प्राशन दाब इसके परम ताप के समान करते हैं। यह गैसों की चार्ल्स नियम के अनुरूप है। अतः ये तनु विलयनों के लिए वांट ऑफ चार्ल्स का नियम या विलयनों के लिए दाब ताप नियम कहलाता है।
प्रेशर टेम्परेचर दोनों को रिलेशन बताते हैं, इसलिए प्रेशर टेम्परेचर लॉ कहलाता है। पाई समानुपाती टी, दाब समानुपाती टी, प्रासन दाब समानुपाती टी, एंड जस्ट लाइक ऊपर जो आया था पाई डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्रासन दाब सांद्रता के भी समानुपाती होता है, ताप के भी समानुपाती होता है। ओके, नीचे एक एक्सपेरिमेंट की डेटा दिखाए हैं, ये अपने को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो नियम अपने, एक तो कौन सा किया, चार्ल्स का नियम, और एक कौन सा किया, बॉयल का। अब हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन की बात करेंगे। दो जो रूल ऊपर लिए हैं उन्हीं को मिक्स कर देंगे यहाँ पे, और हम क्या बताएंगे कि विलेन के लिए वन हॉफ द्वारा दिए गए दोनों नियम हैं, उनको सम्मिलित करते हैं एक साथ। पाई समानुपाती 1/v है, वी लिया अपने सांद्रता ना लेके, पाई समानुपाती टी है, तो दोनों नियम को एक साथ करेंगे तो पाई समानुपाती टी/v, ये दो इक्वेशन है ना। एंड वी डिवीजन में है इधर, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी पाई के, पाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड पाई वी इज इक्वल टू एस टी। यहाँ पे अपन ने एक कांस्टेंट एस ले लिया, एक मोल फॉर 1 मोल, और यदि मोलों की संख्या n होगी तो हम यहाँ पे n एस टी लिख देंगे। इस इक्वेशन को देख के कोई इक्वेशन याद आ रही है? गैसों के लिए जो इक्वेशन होती है, उसकी आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन है उसका क्या होता है फॉर्मूला, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी यहाँ पे पाई ले लिया प्रासन दाब, वी एन है, वहाँ पे आर गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एस लिख दिया अपने सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो वही इक्वेशन है, वैसी वैसी इक्वेशन आ गई। तो एस एक स्थिरांक है जिसे हम यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोल देते हैं। ये वन हॉफ समीकरण या सामान्य समीकरण कहते हैं इस इक्वेशन को। आपको कोई कहेगी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वन हॉफ समीकरण बताइए, तो आप बोलोगे पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, जिसमें पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मॉल्स, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ये समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के ठीक अनुरूप है। ये बात मैंने आपको बताई थी। कॉन्टॉप ने ये भी सिद्ध किया है कि इक्वेशन 21, ये जो इक्वेशन है में एस का मान गैस समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के आर के मान के अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। 273 डिग्री केल्विन पर पाई वी का मान 22.6 लीटर एटमॉस्फेयर, पाई वी का मान 22.6 लीटर एटमॉस्फेयर। देन एस इज इक्वल टू पाई वी अपॉन टी, 22.6 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 273। पाई वी की वैल्यू फिक्स आ गई 22.6 लीटर, इससे अपने निकाला तो एस की वैल्यू आ रही है 0.0827। इस प्रकार एस का मान आर के मान 0.0821 होता है। आपको पता होगा लीटर एटमॉस्फेयर होता है आर का मान, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 होता है। और इससे की जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालते हैं तो अपने पास आ रहा है 0.0827, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू। अतः डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वन हॉफ समीकरण को हम आर भी यूज़ कर सकते हैं, पाई वी इक्वल टू। नेक्स्ट जो रूल है या नेक्स्ट लॉ है उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे।